नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीए पार्ट फर्स्ट की यूट्यूब क्लास है। हम लोग आज बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे और इस पेपर के अंतर्गत आज जो हमारा विषय है वह है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। समसामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है, क्या क्षेत्र है और क्या प्रकृति है। तो यह अध्याय है हमारा और इस अध्याय के अंतर्गत जो आज हमारा पहला टॉपिक है वह है आधुनिक दृष्टिकोण या समसामयिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि राजनीति विज्ञान में समसामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण का विकास क्यों और कैसे हुआ। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया है। हम लोगों ने जब परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्याय पढ़ा था, प्रथम अध्याय, उसमें यह बात आई थी कि उसमें राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं थी उनमें राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया था। लेकिन राजनीति विज्ञान विषय के जो आधुनिक विद्वान हैं वे राजनीति विज्ञान की इन परिभाषाओं को अपर्याप्त मानते हैं कि जो परंपरागत परिभाषाएं थी राजनीति विज्ञान की कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार से संबंधित अध्ययन है, उन सभी परिभाषाओं को आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने अपर्याप्त माना है, क्योंकि ये जो परिभाषाएं थी एक पुराने दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसमें शासन की रचना और उसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है। ठीक है ना, कि पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक है क्योंकि इसमें शासन की रचना और उसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया गया था। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया था। ठीक है ना, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें जो राज्य और सरकार की रचना, उसकी कार्यप्रणाली पर जो बल दिया गया था, उसकी वजह से राजनीति विज्ञान का अध्ययन कैसा बनकर रह गया था, औपचारिक। और उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती हैं। अतः वो जो राजनीतिक शक्तियां थी जो सरकार की प्रक्रिया पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर अपना प्रभाव डालती हैं, उन राजनीतिक शक्तियों को उस परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, न उनके अध्ययन पर कोई बल दिया गया था। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह 1945 में समाप्त हुआ था और उसके बाद राजनीति विज्ञान के जो क्षेत्र, परिभाषाएं, प्रकृति थी उसमें व्यापक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। और इन परिवर्तनों का जो प्रमुख श्रेय दिया जाता है वह अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों को या अमेरिकी राजनीति विद्वानों को दिया जाता है। ठीक है, तो हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक परिवर्तन देखते हैं और वह परिवर्तन कब आया, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा दो स्रोतों से मिली थी। दो स्रोत थे जिनकी वजह से राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा मिली। पहला था शिकागो विश्वविद्यालय और दूसरा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक विषय है, तो शिकागो विश्वविद्यालय के जो विद्वान थे उन लोगों का योगदान है और दूसरा मनोविज्ञान का योगदान है। तब प्रथम प्रेरणा स्रोत अर्थात शिकागो विश्वविद्यालय की बात करें तो शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने क्या प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान को किस प्रकार अधिक से अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जाए। इस विश्वविद्यालय में नवीन राजनीति विज्ञान का नेतृत्व चार्ल्स मेरियम ने किया। तो बच्चों आपको नाम याद रखना है, चार्ल्स मेरियम का, जिन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवीन या नए राजनीति विज्ञान का नेतृत्व किया। और उनके नेतृत्व में राजशास्त्रियों या राजनीति विज्ञान के विद्वानों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी
अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के निकट लाने का हर संभव प्रयास किया। तो चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति विज्ञान के जो विद्वान थे उन लोगों ने क्या किया कि राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। जब राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे विषयों के विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये जो तार्किक अनुभववाद है, तथ्यात्मकता है, व्यवहारवाद है, समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग है, ये राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं। दूसरा जो स्रोत था, प्रेरणा स्रोत, वह था मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। प्रोफेसर रेंसिस लिकर्ट, कुर्ट लेविन, प्रोफेसर लजार्सफेल्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध प्रविधियों या शोध तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने लगा। तो राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या उसके आसपास जो परिवर्तन आया, जो नवीन राजनीति विज्ञान का उदय हुआ, उसमें मुख्य रूप से जो प्रेरणा स्रोत थे वो क्या थे? शिकागो विश्वविद्यालय और मनोविज्ञान। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब हम देखते हैं समसामयिक या कंटेम्पररी या आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में राजनीति विज्ञान का अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो परिभाषाएं राजनीति विज्ञान की दी गई हैं उन्हें हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरी परिभाषाओं का जो समूह है वे क्या मानते हैं विद्वान? राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। तीसरा है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक पद्धति का अध्ययन करता है। और चौथा जो विचारकों का समूह है वह मानता है कि राजनीति शास्त्र निर्णय निर्माण प्रक्रिया, जो सरकार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करता है। हम यहाँ पर एक एक करके इनका यहाँ अध्ययन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। आधुनिक जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, उसके अनुसार राजनीति विज्ञान क्या करता है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है या मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें अनुभववादी या व्यवहारवादी विद्वान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राजनीतिक अध्ययन में अनुभव को या व्यवहार को प्राथमिकता दी है, इसलिए इन्हें अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान कहते हैं। तो अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। तो अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान जो है राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं? मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ये लोग मानते हैं। कैटलिन एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, बहुत प्रमुख विचारक हैं जो आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं, का कहना है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या करता है? सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, कैटलिन का मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्ट्रैंड जुविनले के शब्दों में हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। कुल मिला के बात क्या आ रही है यहां पर? जो व्यवहार विभिन्न राजनीतिक जो संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध जो हैं
और मिलजुल कर रहने वाले समाज में जो मिलजुल कर लोग रहते हैं उन व्यक्तियों के बीच में जो राजनीतिक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं उन संबंधों का राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। ऐसा बर्ट्रैंड डी जुविनल ने अपनी परिभाषा में हमें बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर हर्ड और सैमुअल हंटिंगटन ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया मानता है। राजनीतिक व्यवहारवाद, ये व्यवहारवाद जहां भी आ रहा है इसका मतलब है आधुनिक राजनीति विज्ञान। राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया मानता है और इसका संबंध शासन के, राजनीतिक दलों के, निहित समुदायों के और मतदाताओं की गतिविधियों के अध्ययन से मानता है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह क्या करता है, शासन, राजनीतिक दल, निहित समुदाय यानी दबाव समूह जैसे समुदाय, मतदाताओं की गतिविधियों का अध्ययन करता है। कुल मिला के बात आ रही है कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह क्रियाओं के, गतिविधियों के अध्ययन पर बल देता है। शासन की गतिविधियां हों, चाहे राजनीतिक दलों की गतिविधियां हों, निहित समुदायों की हों या मतदाताओं की हों। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन, यहां जो व्यवहारवादी आंदोलन शब्द आया है इसका हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन क्या था। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन के समर्थकों का स्पष्ट कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इन सारी बातों को अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो हमें क्या, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हमें जो पहली परिभाषा है वो क्या रहेगी इसकी, कि राजनीति विज्ञान मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। और यहां पर कैटलिन, बर्ट्रैंड डी जुविनले, अलेक्जेंडर हर्ड और सैमुअल हंटिंगटन की परिभाषाओं का हम संक्षेप में या इनके जो प्रमुख शब्द हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने आंसर में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात वह क्या है आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में, कि राजनीति विज्ञान जो है, आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान या समसामयिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का वह क्या है, शक्ति का अध्ययन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से शक्ति का अध्ययन माना जाता है। हम देखते हैं किस प्रकार। कुछ आधुनिक राजनीति शास्त्री या राजनीति विज्ञान के विद्वान शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। ठीक है ना। कुछ आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उन्होंने शक्ति को, पावर को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना माना है। अब प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं ऐसे, लासवेल, हेराल्ड लासवेल, चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गेंथाउ आदि। इन लोगों का मानना है कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है यानी आधारभूत संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो शक्ति का अध्ययन मानते हैं राजनीति विज्ञान को, वे विद्वान कहते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है, एक माला के समान। ठीक है ना। कैटलिन प्रमुख विचारक हैं जो शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष तथा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। कैटलिन क्या कहते हैं, राजनीति से क्या मतलब है, सत्ता संघर्ष, सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है और सत्ताधारियों को जो प्रभावित किया जाता है उसका संबंध किससे है, राजनीति से। दूसरे शब्दों में राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। नियंत्रणशील समाज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा समाज जहां सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है। नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। यह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण में संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो कि इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को क्या माना है, शक्ति के लिए संघर्ष या सत्ता संघर्ष और सत्ताधारियों को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। ठीक है। लासवेल दूसरे प्रमुख विचारक हैं, वो कहते हैं शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के
वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि किसने राजनीति प्रक्रिया को शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन कहा है। मतलब शक्ति का किस प्रकार वितरण होता है, किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, शक्ति किस प्रकार प्रभावित करती है, इन सब बातों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ऐसा लासवेल का मानना है। इस प्रकार शक्ति धारणा में विश्वास रखने वाले विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय क्या है? समाज में शक्ति, उसका स्वरूप, आधार क्षेत्र और परिणाम। कि समाज में शक्ति समाज में शक्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, उसका क्या स्वरूप है, उसका आधार क्षेत्र क्या है, शक्ति प्रयोग के क्या परिणाम होते हैं। अतः इस विषय का ध्यान उस संघर्ष पर केंद्रित होता है जो शक्ति को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह राजनीति विज्ञान को सत्ता या शक्ति का संघर्ष मानता है और उसी संघर्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और संघर्ष किस लिए होता है? शक्ति को प्राप्त करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए। लासवेल और कैपलान कहते हैं एक आनुभविक खोज के रूप में, एक आनुभविक खोज मतलब एक खोज, जिसे अनुभविक खोज कैसे कहेंगे कि जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से खोज की जाती है, जो सोच विचार करके खोज की जाती है, अनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का, देखो याद रखना है आपको कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन कहा है। बेकर क्या कहते हैं कि राजनीति शक्ति से अपृथक्करणीय है, अर्थात राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। तो यह भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको याद रखना है कि किसने राजनीति को शक्ति से अपृथक्करणीय कहा है। कैटलिन क्या कहा है कि राजनीति क्या है? शक्ति का विज्ञान। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है, आपको याद रखना है, कैटलिन। हॉटकिंस क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान केवल राज्य या विशिष्ट संस्थाओं मात्र का ही अध्ययन नहीं है, केवल राज्य या उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका ही अध्ययन नहीं है, अपितु शक्ति की समस्या में अंतर्ग्रस्त सभी समुदायों की गवेषणा है, यानी खोज है। जो शक्ति को प्राप्त करने में लगे हुए हैं सभी समुदाय, उन समुदायों की खोज है, उनका अध्ययन है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हसजार और स्टीवेंस कहते हैं राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतया शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। ये सारी परिभाषाओं का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं, इनके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उन बातों को हम संक्षेप में हमारे उत्तर को और अच्छा बनाने के लिए, उसे सार्थक बनाने के लिए इन परिभाषाओं को हम उसमें शामिल कर सकते हैं, संक्षेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतया शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है, शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के लिए कुछ प्रमुख रूप क्या है? अब शक्ति संबंध किन किन के बीच होते हैं? हसजार और स्टीवेंस कहते हैं कि ये शक्ति संबंध व्यक्तियों में परस्पर, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के बीच शक्ति संबंध, और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच परस्पर शक्ति संबंध। तो ये जो शक्ति संबंध है व्यक्तियों में आपस में, व्यक्ति और राज्य के बीच, और राज्यों में आपस में परस्पर, इन सभी शक्ति संबंधों का राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। गिल्ड और पामर एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, दो, गिल्ड तथा पामर ने राजनीति की विषय वस्तु को राज्य के स्थान पर शक्ति माने जाने की जोरदार सिफारिश की है। क्या सिफारिश की है? कि राजनीति की विषय वस्तु राज्य के स्थान पर क्या होनी चाहिए? शक्ति। उनके अनुसार यदि शक्ति को राज्य के स्थान पर राजनीति की विषय वस्तु माना जाए तो इसके कुछ लाभ हैं। जैसे राज्य क्या है? एक कानूनी धारणा है, आपको पता होना चाहिए, राज्य एक कानूनी धारणा है। और शक्ति का क्या अर्थ है? प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस। शक्ति कानूनों तथा कानून से बाहर तमाम बातों से संबंधित है। शक्ति को राजनीति का विषय मान लेने से राजनीति विज्ञान एक ऐसा अध्ययन शास्त्र बन जाता है जिसमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाने लगेगा कि शक्ति कैसे पाई जाती है, प्रयोग की जाती है और शक्ति कैसे नियंत्रित की जाती है। ठीक है ना। तो शक्ति को हम राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानेंगे तो उससे पहला लाभ क्या होगा? गिल्ड और पामर के अनुसार कि हम राजनीति विज्ञान को एक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। शक्ति को राजनीति के अध्ययन का आधार बनाने का
एक परिणाम क्या होगा कि मनुष्य, विशेषकर कौन सा मनुष्य, राजनीतिक मनुष्य, ठीक है ना, राजनीतिक मनुष्य को राजनीतिक विश्लेषण में अधिक महत्व प्रदान किया जाएगा। जब हम राजनीति को, शक्ति को राजनीति के अध्ययन का प्रमुख विषय मानेंगे तो इससे एक फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा कि जो राजनीतिक मनुष्य है उसको राजनीतिक विश्लेषण में अधिक महत्व प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार गिल्ड तथा पामर यह कहते हैं कि राजनीति शक्ति तथा सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से समझी जा सकती है। अगर हम राजनीति को शक्ति तथा संबंधों के शक्ति तथा सत्ता के संबंधों के रूप में माने तो राजनीति को बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। शक्ति की परिभाषा करते समय वे कहते हैं कि शक्ति की परिभाषा गिल्ड और पामर ने क्या दी है कि शक्ति दूसरों के निर्णयों, बर्ताव यानी व्यवहार, नीतियों, मूल्यों तथा भाग्यों को प्रभावित या नियंत्रित करती है। ठीक है, तो शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया है कि शक्ति क्या करती है, शक्ति जो दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे लोगों के निर्णयों को, उनके बर्ताव या व्यवहार को, उनकी नीतियों को, उनके मूल्यों को और उनके भाग्य को प्रभावित करती है या नियंत्रित करती है। अतः गिल्ड तथा पामर ने राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना है। तो आपको एक याद रखना है कि किसने राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना है, गिल्ड और पामर ने अन्य विद्वानों के साथ। अब मॉर्गेनथाउ की एक परिभाषा हम ले लेते हैं। यहां पर मॉर्गेनथाउ ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्य की क्रियाओं और मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है। एक परिभाषा हम याद रख सकते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है वह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक शक्ति है मॉर्गेनथाउ के अनुसार, और उस शक्ति के माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं और उनके मस्तिष्क पर नियंत्रण रख सकता है। तो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है मॉर्गेनथाउ की। मॉर्गेनथाउ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विचारक हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों का, शक्ति संघर्ष का अध्ययन किया है। अब है तीसरी परिभाषा जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान की, जो कहती है कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह किसका अध्ययन करता है, राजनीतिक व्यवस्था का या राजनीतिक पद्धति का। या व्यवस्था और पद्धति जो शब्द हैं वह समानार्थक रूप से प्रयोग किए गए हैं। राजनीति विज्ञान में पद्धति या व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग, ये भी आपकी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आगे आएगा कि राजनीति विज्ञान में जो व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम थ्योरी है डेविड ईस्टन की, हम आगे पढ़ेंगे। तो व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है। परिवर्तित क्षेत्र अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है कि राजनीति विज्ञान में पद्धति या व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया गया। राजनीति शास्त्र में व्यवस्था या पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में हुआ है। तो जो पद्धति सिद्धांत है या व्यवस्था सिद्धांत है वह भी अनुभववादी दृष्टिकोण का एक पूरक है। पद्धति सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज या सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है। जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं वह क्या है, संपूर्ण समाज की जो व्यवस्था है या सामाजिक पद्धति है उसका एक अभिन्न अंग है, उसका एक भाग है। स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध कराता है और समाज की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनका हमें ज्ञान कराता है या बोध कराता है। ठीक है, इसलिए मनुष्यों के बीच संबंधों में व्यक्त उनके विभिन्न व्यवहारों, जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है, के समुच्चय को विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलकों या समूह के रूप में देखा जा सकता है। तो जो मनुष्यों के बीच संबंध होते हैं, जो विभिन्न व्यवहार जिन्हें हम राजनीतिक व्यवहार कहते हैं, के समुच्चय को क्या कह सकते हैं हम, विभिन्न प्रक्रियाओं का समूह या विभिन्न प्रक्रियाओं का कुलक के रूप में उन्हें हम कह सकते हैं या देख सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य, सरकार, संविधान तथा कानून के बदले निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं। जो व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक हैं वे राज्य, सरकार, संविधान, कानून के स्थान पर किन बातों के अध्ययन पर बल देते हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया। तो कोई बात आपको बार बार ध्यान रखनी है कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह मुख्य रूप से व्यवहार या प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध यानी उनका आपसी आंतरिक संबंध क्या है, और मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। तो प्रक्रिया, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, ठीक है, यही आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख विषय हैं। राजनीति शास्त्र में
पद्धति सिद्धांत के समर्थकों में प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? आमंड, ईस्टन, एप्टर, इनका हम यहाँ नाम का उल्लेख कर सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से क्या फायदा मिला राजनीति विज्ञान को कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में होने लगा। ठीक है ना, कि मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के संबंध में ही उसके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का यहां पर प्रयास किया गया। अंतिम है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, अर्थात निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। सरकार का कार्य क्या होता है? प्रमुख निर्णय करना, निर्णय निर्माण करना। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि राजनीति विज्ञान क्या है? उस प्रक्रिया का अध्ययन करना है जिस प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय निर्माण किए जाते हैं, नीतियों का निर्माण किया जाता है। कुछ विद्वान जो है राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण तथा उस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। निर्णय निर्माण तथा निर्णय निर्माण करने वाली प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है। इन्होंने क्या माना है कि निर्णय निर्माण जो होता है मानवीय जीवन का सार तत्व है, क्योंकि मानव के जीवन में हर कदम पर लगभग मानव के द्वारा विभिन्न निर्णय लिए ही जाते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है। राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण जो निर्णय प्रक्रिया है उसका एक भाग है। हम कई प्रकार के निर्णय मनुष्य द्वारा लिए जाते हैं मानवीय जीवन में, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, आर्थिक निर्णय, इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, और ये जो संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया होती है उसका एक भाग क्या है? राजनीतिक निर्णय निर्माण। यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य क्या है? डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय निर्माण है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। तो इन विचारकों ने क्या कहा है? यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है और सरकार का मुख्य कार्य क्या है? निर्णय निर्माण, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में राजनीति शास्त्र में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ है, जिसका मुख्य कारण क्या है? कि राजनीतिक कार्यकलापों में निर्णय निर्माण का प्रभाव बढ़ा है। ठीक है ना, कि राजनीतिक जो कार्यकलाप हैं उनमें निर्णय निर्माण का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनेक समकालीन या आधुनिक विचारक राजनीति विज्ञान के नीति संबंधी, और नीति क्या होती है? विभिन्न निर्णयों का एक समुच्चय होती है, नीति संबंधी पक्ष पर अधिक बल देने लगे हैं। विगत कुछ वर्षों से राजनीति विज्ञान में नीति निर्धारण की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन होने लगा है। इस प्रकार हम देखें कि जैसी हमने स्थिति देखी थी परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के दौरान, उसी प्रकार की स्थिति हमें आधुनिक दृष्टिकोण में दिखाई देती है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में, कि यहाँ किसी एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है, ऐसी परिभाषा जिस पर सभी विद्वान एक मत हों। अधिकांश समकालीन राजनीतिक विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं का, मनुष्य के व्यवहार का, इनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, न केवल राजनीतिक संगठन का अर्थात राज्य और सरकार के अध्ययन के अतिरिक्त हमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। यही इसका सार है आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का, कि अब तक जो परंपरागत दृष्टिकोण में जिस बात की उपेक्षा की गई थी, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की, शासन की प्रक्रिया की, क्रियाकलापों की, उनका अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि इन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आशा है आपको आज का व्याख्यान समझ में आया होगा। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की पीडीएफ फाइल को हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।